अभी तक आपको मैंने कूलॉम्स लॉ में पढ़ाया है कि अगर दो चार्जेज है, एक चार्ज Q1 और यहाँ से R डिस्टेंस पर कोई दूसरा चार्ज है Q2, तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है F इक्वल टू ये कितना 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आपको पता है कि 1/4πε0 को हम लोग शॉर्ट में K भी लिखते हैं, और इस K का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। इतनी बातें आपके जानकारी में होगी। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया है कि जो सेम चार्ज है, ये सेम चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। जो अपोजिट चार्ज है, ये अपोजिट चार्ज क्या करेगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा। इतनी बातें मैंने आपको बताया हुआ है कूलॉम्स लॉ में। इसके बाद कल मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट करके मैं एक लाइन बताया था क्या, कि जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है, इसमें जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है, ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, कि हमेशा जो है, हमेशा चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसी के अलोंग जो है सो ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन काम करेगा। इसका मतलब कि अगर रिपेल करना है तो रिपेल करने के लिए ये हमेशा लाइन के अलोंग ही रिपेल करेगा, लाइन के अलोंग ही रिपेल करेगा, ये किसी भी डायरेक्शन में रिपेल नहीं कर सकता है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। और इस पूरे कहानी के साथ साथ आज हम लोगों को बहुत ज्यादा यूज है किस चीज का, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। बात समझ में आ रहा है? यूज है किस चीज का, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। और ये वेक्टर एडिशन क्या कहता है, तो इस वेक्टर एडिशन में आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था क्या, कि यदि हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिस दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम ही है, जिस दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, और एक को हम ए बोलते हैं और दूसरे का मैग्नीट्यूड बी बोलते हैं, यदि इस दोनों के बीच का एंगल थीटा होता था, तो मैं बोला था क्या कि रिजल्टेंट लिखने के लिए आपको इस दोनों साइड को इमेजिनरी साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम बनाना है, और इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो सेम इनिशियल पॉइंट से शुरू होता हो, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, रिजल्टेंट वेक्टर आर। बात समझ में आ रही है? आपको यह भी याद होगा कि रिजल्टेंट लिखने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला लिखते थे, √A² + B² + 2AB कितना, cos थीटा। और साथ ही साथ में यदि ये वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा इक्वल टू हम लोग लिखते थे कितना, B sin थीटा बाई A + B cos थीटा के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसमें एक लाइन और आप लोग ऐड करेंगे आज, क्या कि यदि ये बी के साथ बीटा बना रहा है, यदि ये वेक्टर बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा, तो इसमें एक लाइन आप लोग याद करेंगे क्या, ध्यान रखेंगे क्या, कि अगर ए और बी दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाए, तो जो अल्फा है वो बीटा के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ए और बी दोनों बराबर हो जाए, तो देखो ये भी मान लो कि ये दोनों बराबर हो गया, ए बी दोनों किसके बराबर में, एक्स के बराबर में। थोड़ा देर के लिए मान लो, तो एक्स साइन थीटा अपॉन एक्स प्लस एक्स कॉस थीटा, और बीटा भी निकालेंगे तो भी एक्स साइन थीटा अपॉन एक्स प्लस एक्स कॉस थीटा। दोनों ही केस में क्या होता है, बराबर वैल्यू आता है अल्फा और बीटा का। इसका मतलब क्या कि रिजल्टेंट ठीक बीच से पास करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कब, जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए। अगर आपके पास इतना बेसिक नॉलेज है, तो अभी तक जो हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है, उस कूलॉम्स लॉ पे अब समय है किस चीज का, क्वेश्चन करने का। अभी तक मैं आपको बताया था क्या कि दो पॉइंट चार्जेज के बीच में अगर डिस्टेंस आर है तो फोर्स ये निकलेगा। लेकिन हमारे मन में ये सवाल आना चाहिए कि यदि दो से अधिक पॉइंट चार्ज रहेगा तो कहानी कैसी बनेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर दो से अधिक पॉइंट चार्ज रहेगा तो इसके लिए हम लोग एक नया कहानी, बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा कहानी लेकिन इंपॉर्टेंट सा कहानी पढ़ते हैं, जिसका नाम है क्या, सुपरपोजिशन थ्योरम। जिसका नाम क्या है,
सुपरपोजिशन थ्योरम। अब देखो कि ये सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, ये सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है क्या कि अगर आपके सराउंडिंग में दो या दो से अधिक चार्ज है, दो या दो से अधिक चार्ज है, मान लीजिए क्या कि हमारे पास कुछ चार्जेज हैं जो इस तरह से हैं, मान लो ये है Q1, यहां से कहीं पर है Q2, यहां से कहीं पर है Q3, यहां से है कहीं पर Q4 या और भी जो कुछ भी होगा, यहां से कहीं पर है Q4, इस तरह का हमारे पास ढेर सारा चार्ज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका साइन हो सकता है कि अलग अलग साइन का हो, मान लीजिए इसको हम +Q1 बोलते हैं, इसको -Q2 बोलते हैं, इसको -Q3 बोलते हैं, इसको +Q4 बोलते हैं, या और भी ये हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कह रहा है क्या कि इसके सराउंडिंग में एक नया चार्ज रखा हुआ है, जिस चार्ज का नाम मान लीजिए कि ये चार्ज है यहां पे रखा हुआ, और इस चार्ज का जो वैल्यू है ये कुछ भी दिया हुआ है आपको +Q। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि उस चार्ज पर +Q पर ये Q1 भी फोर्स लगाएगा, प्लस है रिपेल करेगा, ये Q2 भी इस पर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा, Q3 भी इस पर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा, Q4 भी इस पर फोर्स लगाएगा, क्या करेगा, इस पर बहुत सारा चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा रहा है। आपसे सवाल यह है कि इस चार्ज Q पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो। तो अगर हमको ये चार्जेस दी हुई है तो आपको इस बात का भी जानकारी जरूर होगा कि यहां से ये कितना डिस्टेंस पर है, यहां से ये कितना डिस्टेंस पर है, यहां से जो है सो ये चार्ज कितना डिस्टेंस पर है, और यहां से जो है सो ये चार्ज भी कितना डिस्टेंस पर है। मान लेते हैं क्या कि हम लोग ये डिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये कितना है R4, अलग अलग डिस्टेंस पर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट में दो लाइन को पकड़ के चलना है क्या कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस। जब भी फोर्स लगेगा तो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, और अगर सेम चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, और अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा। और कितना फोर्स लगेगा इसके लिए आपके पास ये कूलॉम्स लॉ है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अच्छा ये बताइए कि अगर ये पहला वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, रिपेल करेगा इसको तो, और इस फोर्स का नाम हम थोड़ा देर के लिए रख लेते हैं क्या, F1। F1 अगर आपको निकालना हो, तो आप सीधे लिखेंगे 1/4πε0, Q1 के जगह Q1, Q2 के जगह कितना, और नीचे में डिस्टेंस कितना है R1 का, यही है कूलॉम्स लॉ। अब देखो कि 1/4πε0 को हम लोग अब हर जगह शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे K। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको क्या लिखेंगे, तो अगर आपको F1 लिखना है तो कितना लिखेंगे K, Q1 के जगह Q1, Q2 के जगह Q, और R के जगह पर कितना लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। अच्छा ये बात बताओ कि अगर ये Q1 इसको रिपेल करा है तो ये Q2, ये माइनस, और ये क्या, ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा किधर, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस की तरफ, और इस डायरेक्शन में। इस फोर्स का नाम हम थोड़ा देर के लिए क्या रख लेते हैं, F2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको F2 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे K, Q1 के जगह पर Q2, Q2 के जगह पर कितना, और डिस्टेंस के जगह पर कितना, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अच्छा इसी तरीके से ये बताओ कि जो Q3 है इसको भी ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। इस फोर्स का नाम हम क्या रख लेते हैं, F3। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये Q4 पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और इस फोर्स का नाम हम रख लेते हैं क्या, F4। अब आप ध्यान से देखिए कि ये F1, F2, F3, F4 सारे के सारे फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं। आपसे पूछा जाए क्या कि ये नेट फोर्स इस पर कितना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, सुपरपोजिशन थ्योरम का। और सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि इफ 2 or more charges present near a given charge, then the net force experienced by given charge is
given by is given by the vector sum of is given by the vector sum of forces by each individual charges, कि जितना भी इंडिविजुअल चार्जेज आपके पास में दिया हुआ है उस सारे चार्जेज के द्वारा एक गिवन चार्ज क्यू पर क्या किया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है अलग अलग अलग। तो अब क्यू पर जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स अगर हमको निकालना है एफ नेट, तो ये एफ नेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना भी इंडिविजुअल फोर्सेस है F1 F2 F3 इस सारे का हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर सम ले लेंगे और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सुपरपोजिशन थ्योरम। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी तक मैं यही बात बोला हूं क्या, कि अगर कोई चार्ज आपके पास क्यू गिवन है और सराउंडिंग में अलग अलग नेचर का चार्ज है, अलग अलग टाइप का चार्ज है, तो हर चार्ज इस गिवन चार्ज पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। सारे फोर्सेस का डायरेक्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब आपसे पूछा जाए कि इस पर जो लगने वाला नेट फोर्स है वो नेट फोर्स कैसे निकालोगे, तो नेट फोर्स सारा इंडिविजुअल फोर्स F1 F2 F3 F4 सारे का क्या करना है आपको, सारे का क्या करना है, वेक्टर सम लेना है। और वेक्टर सम लेने के लिए आपके पास ट्रायंगल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है, पॉलीगॉन लॉ है, रिजोल्यूशन की कहानी है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो अधिकतर यूज होता है किसका, पैरेललोग्राम लॉ का। अब सवाल ये उठता है क्या कि सर इस पर क्वेश्चन कैसे करना है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो कि क्वेश्चन करना हम लोग शुरू करते हैं और इंपॉर्टेंट यही है, बस थ्योरम इतना ही है क्या, कि सारे का क्या करना है, वेक्टर सम लेना है। वेक्टर सम लेने के लिए आपके पास पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ है, और जिसके लिए आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया रिजल्टेंट निकालने का, a² + b² + 2ab cos थीटा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखना कि इस पर हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और एक एक क्वेश्चन को आपको सीखने का कोशिश करना है, एकदम माइंड ओपन करके बैठना कि कैसे स्टेप लिया जाए। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आपके पास ये जानकारी होना चाहिए कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, तो इसका सारा साइड बराबर होगा, सारा एंगल इक्वल होगा 60-60 डिग्री का। अगर कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर का सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। डायगोनल का लेंथ कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और मैं उम्मीद करूं कि 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में आपने ये चीजें पढ़ी होगी। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ। और आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है अपने पास, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पर जो चार्ज रखा हुआ है ये कितना, +q, यहां पर भी कितना, +q, और यहां पर भी कितना, +q, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड आपको गिवन है कितना, a। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आपसे क्या कह रहा है, आपको इसी क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कैसे लिखा हुआ होगा, तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ होगा क्या, 3 चार्जेस ऑफ +q इज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर 3 चार्ज रखा हुआ है +q, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है, हैविंग साइड a, then find the net force on any one charge। किसी एक चार्ज पर आपको क्या करना है, फोर्स निकालना है। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है भाई, कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पर चार्ज कितना रखा हुआ है, +q और +q। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है a। तो आपसे कहा जा रहा है क्या, कि ये बताओ कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पर किसी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। अब ध्यान देना कि 2 बातें हमेशा याद रखनी है, क्या, कि जब भी फोर्स लगेगा तो लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस के अलोंग लगेगा, और दूसरी बात क्या, कि सेम चार्ज रिपेल करेगा और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अगर मैं इस चार्ज का मैं नाम दे दूं, पहला चार्ज इसका नाम मैं दे दूं, दूसरा चार्ज, और इसका नाम मैं रख दूं क्या, तीसरा चार्ज, कोई आपत्ति नहीं? चलो इसको जो है
सो पहला दूसरा तीसरा से ज्यादा अच्छा रहेगा ये कि मैं इसका नाम रख लूं पॉइंट ए वर्टेक्स का, इस पॉइंट का नाम मैं रख लूं क्या बी, और इस पॉइंट का नाम मैं क्या रख लूं सी। अब हमको सबसे पहले डिसाइड करना है, क्या ये कह रहा है क्या कि किसी एक चार्ज पर बताओ कि फोर्स कितना होगा। तो पहले आप अपने मन में सोच लीजिए कि हमको किस पर निकालना है, ए पर निकालें, बी पर निकालें, सी पर निकालें, सारे से बराबर ही आएगा। बात समझ में आ रहा है? हम चुनते हैं सी को। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बताओ कि जो अपना चार्ज सी है, इस सी चार्ज पर अगल बगल का दो चार्ज फोर्स लगा रहा होगा। एक ए पर जो चार्ज है वो फोर्स लगा रहा होगा, और एक बी पर जो चार्ज है वो भी इस पर क्या लगा रहा होगा। तो जो ए वाला फोर्स लग रहा होगा, ये ए वाला जो फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स किधर के तरफ लग रहा होगा बताओ जरा सा। ये फोर्स लग रहा होगा, देखो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, रिपल्सन होगा। तो ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज जो है ए पर का चार्ज, ये सी पर के चार्ज पर ऐसे एक रिपल्सन फोर्स लगाएगा, और इस रिपल्सन फोर्स का नाम मैं थोड़ा देर के लिए रख लेता हूं क्या, इसका नाम मैं रख लेता हूं थोड़ा देर के लिए क्या F1। कोई दिक्कत है आपको? बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसका काम हो गया। अब ये बताओ कि ए ही लगा रहा है केवल, ऐसी बात तो नहीं है, बी भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा। अब बी फोर्स लगा रहा होगा तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो भाई किस डायरेक्शन में रिपल्सन होगा? इसमें रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन भी कैसे होगा? इस डायरेक्शन में होगा। और इस फोर्स का मैं नाम रख लेता हूं थोड़ा देर के लिए क्या, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा जरा सा ये बताइए कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना, और ये एंगल भी कितना डिग्री? ये तो अपना बेसिक नॉलेज है। अच्छा ये बताओ कि ये दोनों लाइन को देखो तो, कि अगर ये 60 है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होता है वो कैसा होता है? ये भी कितना हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखना कि यहां पर जो F1 है, यहां पर जो है सो जो अपना F1 है, ये F1 ए और सी के बीच में लगने वाला फोर्स है। तो ए और सी के बीच में लगने वाला फोर्स है, तो F1 का वैल्यू अगर हमको लिखना हो तो कितना लिखेंगे? 1/4πε0। Q1 के जगह पर भी Q और Q2 के जगह पर भी कितना Q, तो Q1 Q2 अब बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितने का? ए का, तो कितना लिखेंगे? इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं 1/4πε0 को के, क्यू को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, और नीचे कितना? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा अगर हमको F2 लिखना है, तो F2 को भी कितना लिखेंगे? 1/4πε0। F2 जो आपका फोर्स है ये C और B के बीच में लगने वाला फोर्स है। C और B के बीच में लगने वाला फोर्स है, तो Q1 के जगह भी Q और Q2 के जगह भी कितना लिखेंगे? Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस फिर से कितना? A²। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं कोई दिक्कत है। तो ये बताओ कि 1/4πε0 को मैं K लिख लूं, Q इंटू Q को Q² लिख लूं, और नीचे कितना? जरा सा ध्यान से देखो कि F1 और F2 दोनों बराबर है। F1 भी KQ²/A² और F2 भी KQ²। तो हम लोग यहां से देख रहे हैं क्या कि जो अपना F1 है ये इक्वल टू है किसके? F2 को, और इसको मैं थोड़ा देर के लिए F मान लेता हूं, और जब F मान लूंगा तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? KQ²/A² के बराबर में, दोनों ही बराबर ही है। अब इतना काम अगर आप जानते हैं तो आप देखिए F1 F2 दो फोर्स है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, और मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? F1 और F2 दो फोर्स है, दोनों के बीच का जो है सो एंगल है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का, और इस दोनों के बीच का हमको रिजल्टेंट निकालना है। अपना जो सीन था कैसा सीन था, इस सीन पर जरा सा हम लोग चर्चा करेंगे। इस सीन पर चर्चा करेंगे कि यहां पर चार्ज था कैसा? +Q। यहां पर भी चार्ज था कैसा? +Q। यहां पर भी चार्ज था कैसा? +Q। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहां पर भी जो चार्ज था वो था कैसा? +Q। अब ध्यान से देखना कि हम लोग किए क्या थे भाई, देखे क्या कि ये वाला +Q इसको रिपेल कर रहा है, और इस फोर्स का नाम हम लोगों ने क्या रखा? F2, जो किसके बराबर में है? F के बराबर में। और इस वाले चार्ज ने भी इसको क्या किया? रिपेल किया, जिसका नाम हम लोगों ने क्या रखा था? F1 नाम रखा था। इसमें कोई दिक्कत? ये भी किसके बराबर में है? F के बराबर में है। हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा?
इसका साइड कितना गिवन है। अब बताओ कि F1 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा वही रिजल्टेंट नेट फोर्स होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालने के लिए अपने पास है क्या, पैरेललोग्राम लॉ। और पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि जो दो वेक्टर आपको दिख रहा है F1 और F2, इसको किसी पैरेललोग्राम का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मानते हुए आप मन में क्या करिए, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना लीजिए। आप मन में क्या करिए कि एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम क्या करिए, बना लीजिए। और मन में जब आप इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना लीजिएगा तो इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल, जो डायगोनल यहीं से स्टार्ट होगा, यही जो होगा ये क्या होगा, आपका एफ नेट होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब हमको दो वेक्टर पता है F1 F2, दोनों के बीच का एंगल पता है कितना, 60 डिग्री, और हमको एफ नेट निकालना है। तो भाई रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है क्या कि R इक्वल टू कितना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना, कॉस थीटा। जरा सा देखो तो R के जगह पर एफ नेट है क्या, R के जगह पर क्या है, रूट अंडर, ए के जगह पर कितना है, बी के जगह पर कितना है, प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना है। कोई दिक्कत है इसमें क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने मान के रखा है क्या कि F1 और F2 दोनों बराबर है, तो इसको F माने तो ये भी कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब जरा सा ये बताओ कि अगर F1 F2 दोनों बराबर है भाई, तो इसको रूट अंडर F1 के जगह पर भी f का स्क्वायर, F2 के जगह पर भी f का स्क्वायर, 2F1 के जगह f, F2 के जगह पर f, और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता। ये बताओ जरा सा कि यहाँ ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, f स्क्वायर और ये भी f स्क्वायर, तीनों ऐड होकर के कितना हो जाएगा, एफ नेट जो हो जाएगा आपका, ये एफ नेट कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3 टाइम्स, रूट के अंदर में 3 रह जाएगा और एफ स्क्वायर में से f बाहर आ जाएगा। जरा सा ये बताओ कि अगर हमको एफ नेट निकालना है तो √3 के जगह पर √3 और F1 F2 जिसके बराबर में था f के बराबर में, उसका वैल्यू k क्यू स्क्वायर बाई कितना, a स्क्वायर। तो k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर था, तो f के जगह पर हम लोग k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आंसर रेडी। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो कि क्वेश्चन में हमको Q गिवन रहेगा कितने कूलम का है, जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखा हुआ उसका साइड दिया रहेगा कितना सेंटीमीटर इतना मीटर का है, K का वैल्यू आपको पता है, √3 का वैल्यू आपको पता है, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस यही बात का ध्यान रखना। क्या, तो पहले आपको क्या इसमें कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि देखना है कि सराउंडिंग का जो चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। तो सेम चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, ये अगर यहां पर प्लस क्यू के जगह माइनस क्यू रहता तो ये एरो बाहर की तरफ नहीं लगता, किधर लगता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, चेंज करके। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं चेंज करके कैसे, कि क्वेश्चन वैसा ही है आपके पास, क्वेश्चन वैसा ही है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड अभी भी कितना है, ए है, और इस ए में अब की बार क्या किया आपके पास, तो जो ये चार्ज था ये था कितना, प्लस क्यू, यहां पर जो चार्ज कर दिया ये कर दिया कितना, माइनस क्यू, और यहां पर जो चार्ज है ये है कितना, प्लस क्यू। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब आपको कह रहा है क्या कि प्लस क्यू पर बताइए फोर्स कितना है। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू, कि प्लस क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है ये जरा सा बताओ। तो अब देखो इस फोर्स को निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि ये था क्वेश्चन, इसको कचरा करेंगे तो फिर आपको पीडीएफ समझ में आने में दिक्कत होगा, इसका एक फोटोकॉपी निकालें, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि हमको चार्ज पर जो फोर्स निकालना है ये प्लस क्यू पर, इसको हम लोग टारगेट करते हैं, यहां पर हमको क्या करना है, फोर्स निकालना है। अब फोर्स निकालना है तो इस प्लस क्यू पर सराउंडिंग का दो चार्ज, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, दोनों फोर्स लगा रहा है। तो हम लोग देखते हैं पहले क्या कि प्लस क्यू इस पर फोर्स लगाएगा, और जो प्लस क्यू इस पर फोर्स लगाएगा ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा भाई। तो चलो रिपेल करवा दिए, और रिपेल करवा दिए तो इस फोर्स का हम लोगों ने नाम रख लिया कुछ F1। कोई दिक्कत है। जरा सा बताओ कि अगर मुझे F1 लिखने का मन हो तो F1 कितना लिखेंगे, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो Q1 के जगह पर कितना, Q2 के जगह पर कितना,
ध्यान देना, कूलॉम्स लॉ लगाते समय चार्ज के साइन को हमको कंसीडर नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? साइन केवल ये बताएगा कि सेम साइन, रिपेल, अपोजिट साइन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, इसी को कितना लिखेंगे, K Q स्क्वायर बाई कितना। कोई आपत्ति है इसमें क्या? अच्छा, अब दूसरे वाले चार्ज की बारी आ गई। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो जब भाई अट्रैक्ट करेगा तो ये बताओ कि ये फोर्स किधर के तरफ, इधर के तरफ लगेगा कि बाहर के तरफ? अंदर के तरफ लगेगा। और इस फोर्स का नाम मैं थोड़ा देर के लिए रख लेता हूं क्या, इस फोर्स का नाम मैं थोड़ा देर के लिए क्या रख लेता हूं, F2। कोई आपत्ति है क्या? अब जरा सा बताओ कि अगर मुझे F2 लिखने का मन करे तो F2 इक्वल टू कितना लिखेंगे, K Q1 Q2 दोनों क्या है, Q और कितना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, ये भी कितना आ गया, K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, फिर से हम देख रहे हैं क्या कि F1 F2 दोनों बराबर है। तो जब F1 F2 दोनों बराबर है तो इसको हम एक नया नाम क्या मान लेते हैं, और ये किसके बराबर में है, K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर के बराबर में। इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा सा ध्यान से देखना कि वेक्टर A जो है तुम्हारा F1 है और वेक्टर B जो है वो कितना है, इस दोनों के बीच का एंगल निकालना है। ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का, ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल कितने का बनेगा, 180 डिग्री का, और एक हो गया 60 डिग्री, तो दूसरा कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत है। अब रिजल्टेंट लगाना है तो खाली वेक्टर का फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दो? वेक्टर का फॉर्मूला। कि अगर हमको एफ नेट लिखना है तो एफ नेट लिखना है तो रूट अंडर कितना, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कितना, कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना, कॉस। अब देखो कि F1 के जगह पर भी कितना है, F, और F2 के जगह पर भी कितना है, तो 2f इंटू एफ इंटू कॉस थीटा के जगह पर कितना, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू याद होगा? नहीं याद है सर। -1 बाय, बात समझ में आई कि नहीं? कॉस 120 का वैल्यू कितना, देखो तो ये 2 से ये 2 कटेगा, कितना बच जाएगा, रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और माइनस कितना, माइनस से एफ स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, माइनस एफ स्क्वायर, माइनस एफ स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर एक चला गया, कितना बचा, रूट अंडर एफ स्क्वायर का मतलब कितना, और एफ कितने के बराबर में है, के पता है, क्यू पता है, ए पता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बातें समझ में आ रही है कि नहीं? इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए एक अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, एक अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं क्या, कि अब की बार चार्ज जो है वो ट्रायंगल पे नहीं है, अब की बार चार्ज है स्क्वायर पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक स्क्वायर है अपने पास, और इस स्क्वायर का साइड लेंथ हमको गिवन है कितना, a। इस स्क्वायर का साइड लेंथ गिवन है कितना, a। और कह रहा है क्या कि इसके सारे वर्टेक्स पर जो चार्ज रखा हुआ है ये प्लस क्यू रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है, ये चार्ज रखा हुआ है कितना, प्लस क्यू। यहां पर भी चार्ज कितना रखा हुआ है, प्लस क्यू। इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं? इस स्क्वायर का मैं नाम रख लेता हूं कुछ भी, ए बी, यहां पे रख लो सी, और यहां पे रख लो क्या, डी, ए बी सी डी है। आपसे क्वेश्चन में कहेगा क्या, आपसे क्वेश्चन में कहेगा क्या, कहेगा क्या कि फाइंड नेट फोर्स ऑन, फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी प्लस क्यू, की किसी भी प्लस क्यू पर हमको बताइए कि नेट फोर्स लगने वाला कितने का फोर्स होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ध्यान देना जरा सा कि हम सेलेक्ट करते हैं कोना वाला हमेशा, क्योंकि इधर मुझे जगह मिल जाता है। आपको जो सेलेक्ट करने का मन हो वो आप कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा कि इस प्लस क्यू पर, इस प्लस क्यू पर सी पर जो फोर्स लगा रहा है वो ए भी लगाएगा, बी भी लगाएगा और डी भी लगाएगा। ये तीनों फोर्स लगाएगा। अच्छा, तीनों फोर्स लगाएगा तो मुझे ये बताओ जरा सा कि अगर हम लोग बात करें किसका, अगर हम लोग बात करें क्या कि इस सी पर जो बी फोर्स लगाएगा, इस फोर्स का नाम रखेंगे हम F1, तो ये बताओ ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो इस फोर्स को हम ऐसे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, और इसका नाम कितना लिखेंगे, F1। बात समझ में आ रही है कि नहीं?
अच्छा इसमें कचरा नहीं करते है ना, इसका फोटोकॉपी निकाल के करते हैं। फोटोकॉपी निकाल के करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझने में ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए अब देखिए जरा सा, मैं क्या बोला भाई, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और रिपेल करेगा तो इस फोर्स का नाम हम लोगों ने क्या रखा, इस फोर्स का नाम हम लोगों ने क्या रखा, इस फोर्स का नाम हम लोगों ने क्या रखा, इस फोर्स का नाम हम लोगों ने रखा क्या, F1। कोई दिक्कत है? अब जरा सा बताओ कि अगर मुझे F1 लिखना है तो कितना लिखेंगे, K, Q1 Q2 दोनों है कितना, और बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। इसी को थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए लिखें तो K Q स्क्वायर बाय कितना, कोई आपत्ति है क्या? अच्छा ये D वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो ये इसको अपने तरफ खींचेगा कि रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, और जब रिपेल करेगा मेरे भाई तो ये इस पर फोर्स लगाएगा किधर के तरफ, इस फोर्स को हम लोग क्या रख लेते हैं नाम, F2। और जरा सा ये बताओ कि अगर मुझे F2 निकालना हो तो K Q1 के जगह भी Q और Q2 के जगह भी, तो कितना लिखेंगे, Q1 Q2 और बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना। कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत। ये F1 और F2 हो गया, कोई दिक्कत। ये तीसरा वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तीसरा वाला चार्ज जो इस पर फोर्स लगाएगा, इस फोर्स को जरा सा देखना कि ये डायगोनली फोर्स लगाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो इस रिपल्सन को हम लोग दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से, और इस रिपल्सन को हम लोग दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से, और इस रिपल्सन का नाम हम लोग रख लेते हैं क्या, कुछ भी, F3। कोई दिक्कत है इसमें? अब अगर हमको F1 F2 और F3 का रिजल्टेंट मिल जाए, इससे पहले कि F3 का वैल्यू कितना होगा, इससे पहले कि F3 का वैल्यू कितना होगा, तो उसके लिए हमको A से लेकर के C तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जरा सा देखना कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का हर एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। देखो तो BAC एक तुमको राइट ट्रायंगल दिख रहा है क्या, जिसमें AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है क्या। तो AC इक्वल टू अगर हमको लिखना है तो रूट अंडर बेस का स्क्वायर जो कि कितना है, और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट अंडर, रूट अंदर ही रह जाएगा और A स्क्वायर में से A। ऐसे आपको याद ही रखना चाहिए कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2a के बराबर में होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो याद रखना चाहिए कि √2a के बराबर में होता है, तो भाई ये लेंथ कितना हो गया, √2a। अब जरा सा देखना कि अगर मुझे F3 लिखने का मौका मिले, तो हमको अगर F3 लिखना पड़े तो हम F3 कितना लिखेंगे, K Q1 के जगह पर कितना है, Q2 के जगह पर कितना है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, √2a का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब हम इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, K Q स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा इसको थोड़ा सा और अच्छे से अगर लिखें तो ये 1/2 को मैं पीछे लिख लेता हूं, K Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर लिख लेता हूं। कोई दिक्कत? K Q स्क्वायर बाय कितना, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 था, इसको मैं पीछे कर दिया। जरा सा ध्यान से देखना कि F1 और F2 दोनों बराबर है, F1 और F2 दोनों क्या है, बराबर है। कैसे है बराबर, तो ये भी K Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर के बराबर में, और ये भी K Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर के बराबर में। F3 जो है सो F1 F2 का आधा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग यहां से अगर देखेंगे आगे, तो आगे चल के हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो F1 है वो F2 के बराबर में, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, F मान लेते हैं, और ये F जो है ये K Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ध्यान से देखेंगे कि जो आपका F3 है, ये F3 जो है सो 1/2 टाइम्स K Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर है। तो K Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर को हमने F माना है, तो यहां से F3 इक्वल टू 1/2 F, या इसी को F/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई आपत्ति है क्या इसमें? नहीं कोई आपत्ति। अब देखो कि यहां हमारे पास 3 वेक्टर है, F1 F2 और F3। इस तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो इसमें हम तीनों का रिजल्टेंट एक साथ नहीं निकालेंगे। हम करेंगे क्या कि F1 और F2 का रिजल्टेंट पहले निकालते हैं। तो F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने ये देखा कि F1 भी किसके बराबर में और F2 भी किसके बराबर में,
ये एंगल 90 डिग्री है, तो इस दोनों के बीच का भी एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? कोई आपत्ति है क्या इसमें? अब ए पता है, बी पता है, एंगल पता है, तो रिजल्टेंट निकल जाएगा कि नहीं? रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो मान लो क्या कि हम लोग मान लेते हैं क्या कि लेट द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 इज, कुछ भी मान लेते हैं, F4, F3 तक मान लिए हैं पीछे, तो F1 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा उसको क्या मान लेते हैं? F4। तो अब जरा सा ये बताओ कि F1 और F2 का रिजल्टेंट होगा कैसा? तो मैंने आपको क्या बोला है कि आप पैरेललोग्राम लॉ लगाइए। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि इस दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग साइड मानते हुए आप मन ही मन क्या करिए, एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही डायगोनल क्या हो जाएगा? इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। और इस रिजल्टेंट को हमने कैसा माना है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत है। अब ये बताओ कि जो रिजल्टेंट लिखने का अपने पास फॉर्मूला है F4, रिजल्टेंट इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर यानी कि F1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि प्लस 2F1 F2 कॉस, दोनों के बीच का एंगल है कितना डिग्री? कोई दिक्कत है क्या? आप देखिए कि F1 और F2 के बीच का एंगल है कितना? 90 डिग्री। F1 और F2 दोनों बराबर है किसके? F के बराबर है। तो ये बताओ कि रूट अंडर F1 के जगह पर कितना, F2 के जगह पर कितना, 2F1 के जगह F, F2 के जगह पर F, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। 0 से मल्टीप्लाई होकर के ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? कितना बचा? रूट अंडर 2F स्क्वायर, रूट के अंदर में 2 रह जाएगा और F स्क्वायर में से F बाहर आ जाएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं? ये निकल के आया कि अपना F4 का वैल्यू कि ये किसके बराबर में है? √2F के बराबर में। अब अभी मैं आपको बताया था जब हम लोग कहानी शुरू किए थे तो कि अगर A और B दोनों बराबर हो जाए तो रिजल्टेंट ठीक बीच से निकलता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर A और B दोनों बराबर हो जाए तो रिजल्टेंट ठीक बीच से निकलता है। तो भाई साहब जरा सा बताओ कि F1 और F2 दोनों बराबर है, इसका मतलब जो F4 निकलेगा वो ठीक बीच से निकलेगा, एकदम 45 का एंगल बनाते हुए, जैसे ये निकल रहा है इसी लाइन के लॉन्ग। अब जरा सा ध्यान से देखना कि F3 और F4 दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो यदि 5 न्यूटन का फोर्स मैं इधर लगा रहा हूं और तुम आए और 10 न्यूटन का फोर्स इधर ही लगाने लगे, तो नेट फोर्स कितने का लगा? 15 न्यूटन का। क्योंकि सेम डायरेक्शन में होता था तो वेक्टर में क्या करते थे? ऐड कर देते थे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो माइनस कर देते। तो अगर हम लोग F4 और F3 का बात करेंगे तो अब जो है तो तुम देखना यहां से ध्यान से कि F2 और F1 की कहानी खत्म हो गई। अब इस दोनों के बदले में काम कौन कर रहा है? F4। इस दोनों का रिजल्ट क्या है? F4। अब हमको F1 और F2 से कोई लेना देना। अब F4 और F3 ये दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो अगर हमको Fnet लिखना होगा क्या लिखेंगे कि F3 एंड F4 ये दोनों जो है सो एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है। सो अगर हम लोग Fnet का बात करेंगे तो Fnet इक्वल टू कितना लिखेंगे? F3 प्लस कितना? F4। अब जरा सा बताओ कि F3 के जगह पर हम लोगों ने कितना निकाला है? F3 के जगह पर हम लोगों ने निकाला है कितना कि F3 जो है वो F/2 के बराबर में है या 1/2 F के बराबर में है। तो इसको कितना लिखेंगे? 1/2 प्लस F4 हम लोगों ने कितना निकाला है? √2F। इसमें कितना लगा दो? √2F। दोनों में से देखो कि अगर F कॉमन कर लोगे तो कितना बचेगा? 1/2 प्लस कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस √2 इंटू F के जगह पर है कितना? KQ²/, K पता है, Q पता है, A पता है, Fnet निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो अगर बात समझ में आ रही है तो अब मैं चाहता हूं क्या कि एक क्वेश्चन आप लोग देखें, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा अच्छा और कॉन्सेप्चुअल, कैसे याद रखना इन चीजों को जिस पर हम लोग बात करेंगे। अब देखो कि हम एक क्वेश्चन लेके आते हैं क्या कि यहां पर आपका एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का वही साइड है कितना? A और कितना? A। अब की बार इस स्क्वायर में हम लोगों ने किया क्या है कि इसके सारे वर्टेक्स पर चार्ज रखा हुआ है। इसके सारे वर्टेक्स पर जो हम लोगों ने चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज है कितना? फिर से +Q
प्लस क्यू, ठीक ना, और यहां पर भी कितना प्लस क्यू। लेकिन अब की बार एक और चार्ज हम इसमें रखे, और एक और चार्ज रखे कहां पर, तो इस दोनों के डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, इस दोनों के डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम लोगों ने रखा है एक चार्ज प्लस क्यू ओ पॉइंट पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है क्या कि फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ओ, कि उस चार्ज पर आप नेट फोर्स निकालिए जो ओ पर रखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान से देखना कि इस बीच वाले चार्ज पर चारों चार्ज फोर्स लगा रहा होगा। अच्छी बात यह है कि सारा का सारा चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो सब इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। आप पढ़े हुए होंगे कि जो डायगोनल होता है स्क्वायर का, ये एक दूसरे को बराबर भाग में बाइसेक्ट करता है और इक्वल भी होता है। तो जरा सा ये बताओ कि अगर डायगोनल स्क्वायर का बात करें तो जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, उतना ही बड़ा ये होगा और इतना ही बड़ा। अगर इस स्क्वायर का नाम हम लोग रख लेंगे ए बी सी डी, अगर इस स्क्वायर का नाम हम लोग रख लेंगे ए बी सी डी, तो ए ओ बी ओ सी ओ और डी ओ ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जब सारे के सारे बराबर हो जाएंगे तो जरा सा देखना भाई कि अगर इस क्वेश्चन को हम लोग लेके आए बाहर और इस क्वेश्चन पे काम करना शुरू करें, तो हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि जो AO होगा वो BO के बराबर में होगा, CO के बराबर में होगा, और वही, और इसको हम लोग मान लेते हैं क्या थोड़ा देर के लिए कि ये जो डिस्टेंस है वो है कितना, R। कोई दिक्कत है? AO भी R, BO भी R, CO भी R और DO भी कितना, R। अब देखो कि अगर A इस पर फोर्स लगाएगा तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। और मान लेते हैं क्या कि जो ये रिपेल कर रहा है, ये जो फोर्स है, इसके रिपल्सन का फोर्स, इस फोर्स का नाम थोड़ा देर के लिए रख लेते हैं क्या, F1। और ध्यान देना कि AO का डिस्टेंस हम लोगों ने कितना माना है, तो अगर हमको F1 लिखना होगा तो कितना लिखेंगे, K, Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर भी कितना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, अगर ये B इस पर फोर्स लगाएगा तो B भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। इस फोर्स का नाम रख लो थोड़ा देर के लिए क्या, F2। तो जरा सा ये बताओ कि अगर F2 हमको लिखना हो तो कितना लिखेंगे, K Q1 Q2 बाई कितना, क्योंकि BO भी किसके बराबर में है, कोई दिक्कत, ये भी बराबर है तो कितना, R। इतना में कोई दिक्कत नहीं। ये C वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो इधर के तरफ कि इधर के तरफ, इधर के तरफ। अब इस फोर्स का नाम थोड़ा देर के लिए क्या रख लो, F3। अब देखो जरा सा कि अगर हमको F3 निकालना है तो कितना लिखेंगे, K Q1 Q2 बाई कितना, क्योंकि ये भी डिस्टेंस कितना, और D वाला इसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ की रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो अंदर के तरफ कि बाहर के तरफ, बाहर के तरफ। और इस फोर्स को हम लोग नाम क्या रख लेते हैं थोड़ा देर के लिए, F4। और जरा सा देखना कि अगर हमको F4 लिखना है तो कितना लिखेंगे, K Q1 Q2 बाई कितना। अच्छी बात यह है कि F1 F2 F3 और F4 चारों का चारों बराबर है। F1 F2 F3 और F4 चारों का चारों क्या है। अब जरा सा देखो कि F3 और F1 अपोजिट डायरेक्शन में है और बराबर भी है। तो मैं अगर इधर के तरफ 5 न्यूटन से खींचूं और तुम इधर के तरफ 5 न्यूटन से खींचो तो नेट फोर्स कितने का हो जाएगा। तो F1 और F3 ये दोनों जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां पर क्या है कि जो F1 है और जो F3 है आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में क्या है। इसका मतलब ये क्या करेगा, सो दे कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल कर देगा। मतलब कि F1 और F3 का कोई रिजल्ट नहीं बचेगा। सेम तरीके से आप देखिए क्या कि सेम तरीके से आप देखिए कि F2 और F4 भी दोनों बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो F2 और F4 भी जब दोनों बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो इसी कहानी में हम लोग ये भी कहेंगे क्या, इसी कहानी में हम लोग ये भी कहेंगे क्या कि जो आपका F2 और F4 है
ये दोनों भी क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन है, सो दे कैंसल ईच अदर। तो F1 F2 F3 F4 सारा का सारा क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर रिजल्ट लिखेंगे कि जो एफ नेट बचेगा वो एफ नेट कितने का बचेगा, कोई नेट फोर्स नहीं। अब यहां से एक रिजल्ट आपको याद रखना है। अब रिजल्ट कैसे याद रखना है, ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी चार्ज के सराउंड में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक जैसा बटा हुआ, एक जैसा बटा हुआ मतलब यहां खड़ा होकर के देखेंगे तो चारों तरफ एक जैसा दिखेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो सेंटर पे हमेशा ही जीरो चार्ज होता है, जीरो फोर्स लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर क्या हो कि रेगुलर पॉलीगोन हो और रेगुलर पॉलीगोन पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। रेगुलर पॉलीगोन का मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉलीगोन जिसका साइड लेंथ क्या हो, हमेशा बराबर बराबर बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसका साइड लेंथ क्या हो, हमेशा बराबर। देखो स्क्वायर है, इससे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारा साइड क्या बराबर। अगर रेगुलर पेंटागोन का बात करें, अगर रेगुलर हेक्सागोन का बात करें तो सारे का साइड क्या होगा, बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तब उसके सेंटर पर अगर हम कोई भी चार्ज रखेंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, इस बात को याद कर लेना और इसको प्रूफ करके हम आगे दिखाएंगे। अभी हम लोग इसमें देखें कि स्क्वायर वाले केस में जीरो आ रहा है। अब मान लो क्या कि एक अगला केस हम लोग ले रहे हैं, क्या एक अगला केस हम लोग ले रहे हैं, क्या कि अगला केस ले रहे हैं, क्या कि अगला केस ले रहे हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे चार्ज रख के देखते हैं। मान लो कि ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है कितना, ए और कितना, यहां पर चार्ज कितना रखा हुआ है, यहां पर भी चार्ज रखा हुआ है और यहां पर भी चार्ज रखा हुआ है कितना। लेकिन अब की बार क्या किया कि एक चौथा चार्ज लेकर के आया है और इस चौथे चार्ज को इस तीनों के सेंटर पर रख दिया है। इसके क्या कर दिया है, सेंटर पे रख दिया है। अब सेंटर पे ये चार्ज मान लो ये कुछ भी रहे, ये प्लस कैपिटल क्यू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये प्लस कैपिटल क्यू। अब आपको कहेगा क्या कि बताओ कि इस कैपिटल क्यू पर कितने का फोर्स लगेगा। तो तुमको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन है वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो भाई साहब ये बताओ जरा सा कि ये बताओ जरा सा कि अगर हम बात करें इस पूरे एंगल का, तो ये पूरा एंगल था कितने डिग्री का, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री का। 60 डिग्री में ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये एंगल भी कितने का हो जाएगा। और जब ये 30 30 60 हो गया तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सा ध्यान से देखना कि ये 120 है तो ये सारा एंगल कितने का हो जाएगा, 120 120 120 मिलके कितना 360। अब जरा सा ध्यान से देखिए कि इस सेंटर वाले चार्ज पे ये तीनों चार्ज क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ये तीनों चार्ज जो फोर्स लगाएगा तो ये कैसे फोर्स लगाएगा, इस फोर्स को जरा सा हम लोग देखना चाहते हैं। तो भाई ये वाला क्यू जो है ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। चलो इसको ना साइन बदल देते हैं तो समझना ज्यादा आसान हो जाए। इसका क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा साइन चेंज कर देते हैं। इस क्यू को हम लोग प्लस क्यू से क्या कर देते हैं इसको कि ये माइनस क्यू। अब बताओ कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कारण जो है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए क्या बोल देते हैं, F1। अच्छा ये बताओ कि अगर O से हम लोग बात करें इस ABC का तो जितना बड़ा OA होगा उतना ही बड़ा OB होगा और उतना ही बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो OA OB और OC ये तीनों का तीनों बराबर होगा। इसको कितना मान लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या। अब R मान लिए भाई, तो जरा सा ये बताओ कि F1 अगर हमको लिखना होगा तो कितना लिखेंगे, K, Q1 के जगह पर स्मॉल q और Q2 के जगह पर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत है। अच्छा ये वाला Q इस Q को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फोर्स मान लेते हैं कितना, अगर हमको F2 लिखना है तो कितना लिखेंगे, K Q1 Q2 और बाई कितना। अच्छा ये बताओ कि ये तीसरा वाला प्लस Q इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा, इस फोर्स को कितना मान लो, F3। तो भाई साहब ये बताओ कि F3 कितना लिखेंगे, K स्मॉल q कैपिटल Q बाई कितना। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा से ये देखो ध्यान से कि जो तुम्हारा F1 है, जो तुम्हारा F2 है और जो तुम्हारा F3 है, ये तीनों का तीनों क्या है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे थोड़ा देर के लिए, कोई दिक्कत है। अब देखो कि इसमें हमको 3 वेक्टर है, तो 3 वेक्टर में से हम किसी 2 वेक्टर का क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। 3 वेक्टर में से किसी 2 वेक्टर का क्या करते हैं,
रिजल्टेंट निकालते हैं। अब देखो कि इस दोनों का जब हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट कहां पर जाएगा, ये दो साइड को अगर हम पैरेललोग्राम मानेंगे तो पैरेललोग्राम ऐसा कुछ बनेगा, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा। अच्छा, इस डायगोनल को हम लोग थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं, इस नेट फोर्स को F4। F1 और F2 के रिजल्टेंट को कितना मान लिए, F4। अब देखो कि F1 और F2 के रिजल्टेंट को अगर F4 मान लिए कि लेट द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 इज F4। तो अगर हमको F4 लिखना है तो फिर से कितना लिखेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दोनों के बीच का कितना है, F1 और F2 के बीच का एंगल है कितने का, कोई दिक्कत है इसमें क्या? अब कोई दिक्कत नहीं है तो भाई ये बताओ कि F1 भी किसके बराबर में है, प्लस ये भी कितना, और प्लस ये 2F1 F2 और cos 120 का वैल्यू कितना, 2 से 2 कटेगा, कितना हो जाएगा, रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस कितना, एक माइनस एफ स्क्वायर और प्लस एफ, देखो ये माइनस और ये एफ एफ मिलके कितना हो जाएगा, माइनस एफ स्क्वायर, कितना बच गया, रूट अंडर कितना हो गया। अच्छा, अभी मैं बताया था क्या कि यदि F1 और F2 दोनों बराबर है तो इस दोनों का रिजल्टेंट ठीक बीच से निकलेगा। ये डायग्राम में थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन आप बताइए कि ऊपर के तरफ भी जो फोर्स लग रहा है F3 ये भी किसके बराबर में है, और नीचे के तरफ जो लग रहा है F4 ये F4 भी किसके बराबर में है, तो दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन है कि नहीं है, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, तो नेट फोर्स कितना लगा, 0 लगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर हम लोग ये बात मेंशन करेंगे क्या, कि ये बात मेंशन करेंगे क्या कि जो आपका F3 है एंड जो आपका F4 है आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन क्या है, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है। सो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल कर देगा, और जब ये दोनों कैंसल कर देगा इसका मतलब कि एफ नेट का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, तो देखो तो रेगुलर पॉलीगोन था कि नहीं था, सारा साइड बराबर, चार्ज सेंटर में कैसा भी रहे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके कैसे याद रखेंगे इसको, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट करके हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको याद रखेंगे कैसे कि इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ रेगुलर पॉलीगोन, के किसी भी रेगुलर पॉलीगोन पे अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन द नेट फोर्स on charge placed at its center इज कितना हो जाएगा, 0। ये बात याद रखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, अगर हम इसमें स्क्वायर में क्या करते कि इस स्क्वायर में इस प्लस को माइनस कर देते तो यूनिफॉर्म नहीं रहता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तब हमेशा एक जैसा, लेकिन इसको भी माइनस कर देते और इसको भी माइनस कर देते तब क्या हो जाता, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म देखने के लिए आपको क्या करना है कि जितना लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है उसके अबाउट आप देखिए कि एक जैसा दिख रहा है कि नहीं। देखो तो जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है कि नहीं, देखो तो जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है कि नहीं, ऐसे भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनता है कि नहीं, देखो तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है कि नहीं, ऐसे भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनता है, जैसा इधर है वैसा ही इधर भी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे आपको सिमेट्रिसिटी क्या करना है, पता करना है। अब ध्यान से देखिएगा क्या कि इस कंक्लूजन से हम लोग एक रिजल्ट पर आ सकते हैं क्या, कि अगर एक रेगुलर हेक्सागोन बनाया जाए
और इस रेगुलर लग रहा है बेंजीन के जैसा, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, चलो मान लेते हैं कि ये रेगुलर हेक्सागोन है, साइड है कितना, अब इस पर चार्ज रखा हुआ है कितना, प्लस क्यू, हर जगह पे चार्ज है कितना रखा हुआ, प्लस क्यू। अब आपसे कहे क्या कि इसके सेंटर पे, अब आपसे कहे क्या कि इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे प्लस कैपिटल क्यू, तो फोर्स ऑन कैपिटल क्यू सीधे कितना लिख देंगे, क्यों कि रेगुलर पॉलीगॉन है और चार्ज कैसा है। अच्छा ये बताओ कि जैसे 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 नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा कि अगर हम इनफाइनाइट साइड का एक पॉलीगॉन ड्रॉ करें तो क्या मिलेगा, सर्कल। सर्कल क्या है, इनफाइनाइट साइड का एक रेगुलर पॉलीगॉन है और इस रेगुलर पॉलीगॉन पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रेगुलर पॉलीगॉन पे क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर यहां पर हम क्या करें कि इसके सेंटर पे हम लोग कोई सा चार्ज रख देंगे ओ पर प्लस क्यू, तो यहां पर भी एफ ऑन क्यू कितना हो जाएगा। ये बात अभी हम तुमको रटवा रहे हैं, अभी इस चीज को क्या कर लेना है, अभी इस चीज को क्या कर लेना है, रट लेना है। आगे इसी चैप्टर में इस चीज का प्रूफ भी आपको मिलेगा, मैथमेटिकल प्रूफ भी दिखाएंगे कि सर्कुलर चार्ज वायर के सेंटर पे फोर्स कितना लगता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आपका, किसका, कूलॉम्स लॉ के एप्लीकेशन का, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग सवाल बनाना देखा है। सवाल में मैंने कहीं भी डाटा नहीं रखा है, अगर इस सवाल में डाटा रख जाए Q1 Q2 Q3 के जगह पर अलग अलग वैल्यू डाल सकता है, हर वैल्यू के कारण हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, काम हो जाएगा। तो आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क का सीट जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल बनाने के लिए 3 4 5 सवाल रहेंगे, आपको घर से